नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार पालीवाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पालीवाल सर पर। जैसा कि आपको पता है कि अब सेकंड ग्रेड के एग्जाम तो हो चुके हैं, लेकिन वो नए हुए के बराबर है। हो सकता है कि वो दोबारा हो, क्योंकि पेपर लीक का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो एक बार आप ढीले न पड़े, तैयारी करते रहें, तो आप दोबारा चैनल से ज्वाइन हो जाइए, दोबारा अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। देखिए, समस्याएं बहुत आती है जीवन में, लेकिन डटकर उनका मुकाबला करना चाहिए। ये बढ़िया मानिए कि पेपर लीक होने के बाद पेपर लीक करने वाले पकड़े गए हैं और सरकार मान रही है कि भाई पेपर लीक हुए हैं। अगर पेपर लीक हुए बिना अगर रिजल्ट आपका कहीं जारी कर दिया जाता है, तो आप ये मान के चलिए कि मेरिटें बहुत ऊंची जाएगी और हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो निराश होने की कहीं आवश्यकता नहीं है। जो हो गया वो हो गया, उसको जाने दो, क्योंकि बीता हुआ समय जो है वो वापस लौट कर नहीं आता। दोबारा से एक बार मजबूती के साथ संघर्ष करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक शेयर कर दें। और मैं बिना देर किए हुए प्रश्नों की ओर चलता हूं। तो पहले प्रश्न की ओर अपन चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान के पर्वत शिखर की उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम के हिसाब से। देखिए साथियों, क्या पूछ रहा है, अवरोही। दो क्रम होते हैं, आरोही और अवरोही। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, और अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर। तो ये अवरोही क्रम पूछ रहा है कि भाई अवरोही क्रम में कौन सी चोटियां हैं। तो पहले अपन जो ये चोटियां हैं, इन चोटियों का जो है उनकी ऊंचाई लिख लेते हैं, ताकि जिनसे हमें पता चल जाए कि कौन सी चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो सबसे पहले इन्होंने तारागढ़ दे रखी है, तो सबसे पहले अपन तारागढ़ चोटी की ऊंचाई रख लेते हैं। जो तारागढ़ चोटी है उसकी ऊंचाई है 870 मीटर। 2 नंबर है रोजा भाकर। रोजा भाकर, तो रोजा भाकर जो चोटी है उसकी अपन ऊंचाई लिख लेते हैं। रोजा भाकर चोटी की ऊंचाई है 730 मीटर। उसके बाद में कौन सी दे रखी है, उसके बाद में बैराट। बैराट जो चोटी है इसकी ऊंचाई जो है वो है 704 मीटर। और एक इसमें दे रखी है, देखिए खो। खो और दे रखी है, खो है या खो जो चोटी है इसकी ऊंचाई है 920 मीटर। अब अपने को देखिए कि इनको अवरोही क्रम में लगाना है, यानी बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे बड़ी चोटी ये है, तो 1 नंबर पर खो आ जाएगी, 2 नंबर पर तारागढ़ आ जाएगी, 3 नंबर पर रोजा भाकर आ जाएगी और 4 नंबर पर बैराट आ जाएगी। देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए सी ऑप्शन, देखिए खो, तारागढ़, रोजा भाकर और बैराट। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ये। और यदि पूछता कि ये अवरोही क्रम तो पूछा है, आरोही पूछता तो अपन उल्टा कर देते, बैराट, रोजा भाकर, तारागढ़ और खो हो जाता। थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। तो पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा सी। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान के धरातलीय संबंध में, धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। इनमें से गलत कथन छांटना है। सबसे पहला है, अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। बिल्कुल 100% कथन सत्य है। विश्व की सबसे प्राचीन कोई वलित द्विवलित पर्वतमाला है तो वो अरावली है। तो गलत नहीं है, सही है। पश्चिम में बालू का मैदान। बालू का मैदान मतलब मिट्टी का जो मैदान है अपना, रेतीला मैदान, वो 33 महासागर का भाग है। ये तो आपको पता ही है, कन्फर्म, ये 33 महासागर का भाग है। 2 भागों में बंटा हुआ था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और बीच की जो भूमि थी वो 33 महासागर था। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का भाग है, ये भी सत्य है। और ये उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित है, ये असत्य है। इसमें असत्य ही छांटना था, क्योंकि राजस्थान का जो उत्तरी पूर्वी मैदान है वो सिंधु नदी द्वारा निर्मित नहीं है। उस क्षेत्र में जो नदियां बहती हैं उनमें चंबल नदी और बनास नदी की प्रमुखता बहती है, तो उस क्षेत्र में इस नदी का कोई लेना देना है ही नहीं। तो ये लास्ट वाला कथन इसमें गलत है। तो दूसरे का उत्तर जो होगा वो डी होगा। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, पॉलिटी से संबंधित है। निम्न में से किन्हें राज्यपाल द्वारा पद से नहीं हटाया जा सकता। मतलब सबकी नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, पर निम्न में से कौन है जिन्हें राज्यपाल नहीं हटा सकता। देखो, महाधिवक्ता जो है ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर काम करता है। तो इसका तो मैं लिख देता हूं, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। तो ये तो राज्यपाल जब तक चाहता है तब तक महाधिवक्ता अपने पद पर रहता है। 2 नंबर है, 1 नंबर है राज्य निर्वाचन आयुक्त, ये हटता है महाभियोग से।
और महाभियोग लगाने का जो अधिकार होता है वो संसद के पास होता है, यानी इसको राज्यपाल नहीं हटाता। दूसरा है संघ लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति हटाता है जांच के बाद, तो ये भी नहीं हटा सकता। तो निश्चित तौर से 1 नंबर और 3 नंबर को नहीं हटा सकता। ऑप्शन देखते हैं, ये रहा 1 नंबर और 3 नंबर। 1 नंबर और 3 नंबर को हटाने का जो काम है वो मैंने आपको लिख दिया कि किस प्रकार किया जाता है। तो ध्यान रखिए, महाधिवक्ता राज्यपाल हटाता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नहीं हटाया जाता। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? देखो अभी सर्दी पड़ रही है, शीतकालीन वर्षा को अपन मावट कहते हैं, और ये मावट जो होती है ना वो गेहूं व चना के लिए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसे गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है और गेहूं की फसल के लिए तो बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण होती है। ये जो शीतकालीन वर्षा या जिसे राजस्थानी मारवाड़ी भाषा में मावट कहा जाता है, ये मावट जो होती है वो भूमध्य सागरीय चक्रवातों या पश्चिमी विक्षोभों से होती है। तो देखते हैं इसमें उत्तर क्या है। देखिए पश्चिमी विक्षोभ दिया है, भूमध्य सागरीय चक्रवात भी अगर होता तो सही होता, भूमध्य सागरीय चक्रवात। ये भूमध्य सागरीय चक्रवात भी निश्चित तौर पर सही होता, लेकिन इसमें पश्चिमी विक्षोभ दिया है। दोनों उत्तर सही होते, दोनों दिए नहीं है। इसमें स्थानीय पवनेर ये बाकी उत्तर दे रखे हैं। ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून वो है जिससे पूरे भारत में वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून इसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं, और इसके द्वारा तमिलनाडु में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तमिलनाडु का तट कोरोमंडल तट है जहां इससे वर्षा होती है। तो राजस्थान में शीतकालीन वर्षा को माउट कहते हैं, और यह भूमध्य सागरीय चक्रवात या पश्चिमी विक्षोभों से होती है, और गेहूं और चना की जो फसल है उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो आगे चलते हैं बिना देर किए हुए 5वें प्रश्न की ओर। सेम किस स्थिति से संबंधित है? सबसे पहले तो आप देखो सेम होती क्या है। सेम प्रभावित जिला है हनुमानगढ़। अब सेम क्या होती है? देखो सेम का मतलब होता है कि जमीन के ऊपर का पानी और जमीन के नीचे का पानी जब दोनों मिल जाते हैं तो जमीन दलदली हो जाती है, उस स्थिति को सेम कहा जाता है। और ये सेम सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ जिले में आती है, और सेम से बचने के लिए लोग जिप्सम का प्रयोग करते हैं। अब आप देखेंगे जिप्सम कैसे प्रयोग करते हैं। देखो जिप्सम का क्या करते हैं कि पहले मिट्टी को खोद लेते हैं और खोदकर नीचे जिप्सम की परत बैठा लेते हैं, फिर वापस उसमें मिट्टी भर दी जाती है, जिससे क्या होता है कि नीचे का पानी उसके नीचे टच हो जाता है जिप्सम के, और ऊपर का पानी नीचे नहीं जा पाता, जिस वजह से क्या होता है सेम की समस्या का थोड़ा समाधान हो जाता है। तो सेम की समस्या से बचने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां प्रश्न यह पूछा है कि सेम का कारण क्या है? तो देखो सेम का कारण है पारिस्थितिकी में परिवर्तन, यानी जो पारिस्थितिकी है, पर्यावरण है, उसमें परिवर्तन के कारण जो है वो सेम की समस्या उत्पन्न होती है। आरएस में पूछा गया प्रश्न है ये, आरएस 2013 के आसपास शायद ये प्रश्न पूछा गया था। सेम की समस्या सबसे ज्यादा कौन से जिले में है? मैंने आपको बता दिया हनुमानगढ़ है, और इसकी जो है वो जिप्सम के माध्यम से इसको जो है वो रोका जाता है, और हॉलैंड की सरकार की सहायता से जो है वो सेम प्रभावित हनुमानगढ़ जिले में जो है वो सेम से बचने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये कुछ बातें आप ध्यान रखना। आगे चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? देखो घड़ियाल क्या होता है? सबसे पहले तो घड़ियाल जैसे मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ जैसा ही एक जानवर होता है घड़ियाल, जिसका मुंह आगे से एकदम तीखा होता है, उसे घड़ियाल बोलते हैं। राजस्थान में घड़ियाल चंबल अभ्यारण्य में है। जो ये राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है ये 3 राज्यों का अभ्यारण्य है, जिसमें राजस्थान, एमपी व यूपी, ये 3 राज्यों में ये जो है वो चंबल नदी बहती है, और उस चंबल नदी के ऊपर घड़ियालों को संरक्षित करने के लिए जो है वो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य बनाया गया है। काफी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। इसके अलावा ये जो जयसंबंध अभ्यारण्य है ये उदयपुर में है, ये जयसंबंध झील के पास है। बंद बारेट भरतपुर में है, और जो जवार सागर वन विहार है ये भी एक अभ्यारण्य है, ये कोटा व बूंदी जिलों में पाया जाता है, ये वही है। तो घड़ियालों के लिए पूछा था, तो घड़ियालों के लिए है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। निश्चित तौर से इसको आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में मिलाती है? देखो राजस्थान में 3 नदी तंत्र है। कौन कौन से? एक, बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियां। नंबर 2 अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां। और 3 नंबर है अंतः प्रवाही नदियां, अंतः प्रवाही
नदियां, ये 3 प्रकार की नदियां पाई जाती है राजस्थान में। अब प्रश्न यह पूछा है कि बंगाल की खाड़ी की ओर अपना जल कौन ले जाती है? तो देखो, बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाने वाली नदियों में बनास, चंबल, ये नदियां प्रमुख है, पर अपने को इनमें से छानना है। देखो, माही अरब सागर की ओर जाती है, लूणी अरब सागर की ओर जाती है, और पश्चिमी बनास भी अरब सागर की ओर जाती है, लेकिन खारी नदी अपना जल जो है वो पश्चिम बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है। तो निश्चित तौर से खारी नदी, ये देखो नाम चारों एक जैसे लग रहे हैं, खारी का अभी भी सेकंड ग्रेड में हाल ही में प्रश्न आया था। तो खारी नदी जो है वो अपना जल जो है वो बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है। बनास देखकर आप कंफ्यूज न हुए, ये पश्चिमी बनास है। बनास नदी निश्चित तौर से अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है, लेकिन पश्चिमी बनास ऐसा नहीं करती। आगे चलते हैं, प्रश्न 8, कौन कौन से में है सुमिलित करना है। देखो, तकली जो नदी परियोजना है ये कोटा में है, पीपला झारवाड़ में है, लहासी बारा में है, और सूखली सिरोही में है। तो अपने को देखना है 1 के नीचे बी, तो 1 के नीचे बी, 2 के नीचे ए, 3 के नीचे सी और 4 के नीचे डी, यानी ए ऑप्शन इसमें सही होगा। ये नदी परियोजनाएं हैं, कौन कौन सी नदी पर है ये लिखा गया है। ये परियोजनाएं कौन कौन से जिलों में है उनको अपने को सुमेलित करना था। ये सूखली सिरोही वाला आप जरूर ध्यान रखिए, ये सीधा भी 1-2 बार पूछा गया। ये छोटी छोटी जो नदी बांध परियोजनाएं हैं इनको आप निश्चित तौर से आपको ध्यान में होना चाहिए। चलते हैं बिना देर किए हुए 9वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? 9वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। कुएं, नलकूप राजस्थान की सिंचाई के प्रमुख साधन है। सत्य है ये कि कुएं और नलकूप राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गंग नहर का निर्माण कार्य 1927 में पूर्ण हुआ। सही है, गंग नहर जो है वो महाराजा बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग केवल सिंचाई के लिए होता है, ये असत्य है। असत्य ही छांटना था क्या? ये असत्य है। और खड़ीन ये पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जैसलमेर में, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जैसलमेर में जो पद्धति है पानी बचाने की उसे खड़ीन कहा जाता है। यह कथन भी सत्य है। यह असत्य है क्योंकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जल का उपयोग पीने के लिए भी किया जाता है। इवन हमारे सरदार सर में भी इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है उसका जल जो है वो पीने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यह भी आरएस में पूछा गया प्रश्न था, आरएस में आया था ये प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसका उत्तर होगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जल न केवल पीने के लिए उपयोग किया जाता है बल्कि इसका सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, बल्कि इसका जल जो है वो पीने के लिए भी उपयोग किया जाता है। हालांकि इसमें यदि यह लिखा होता कि इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है तो निश्चित तौर से बिजली उत्पादन के लिए उसका प्रयोग नहीं किया जाता। आगे चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। मानसी वाकल नदी किस अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? देखो, मानसी वाकल जो नदी है ये किस अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। ये निकलती है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से। उदयपुर में स्थित ये जो फुलवारी की नाल अभ्यारण्य है ये फूलों के लिए प्रसिद्ध है और फूलों के लिए प्रसिद्ध इस अभ्यारण्य से जो है वो ये नदी गुजरती है। ये सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में है और ये राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य माना जाता है। तो आप ध्यान रखना, मानसी वाकल नदी, बहुत बार यह प्रश्न आया हुआ है, 4-5 बार यह प्रश्न परीक्षा में पूछा हुआ है कि मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल जो है वो फुलवारी की नाल है। चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। पॉलिटिकल का प्रश्न है, राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर वही बात, सत्य कथन छांटना है, असत्य कथन छांटना है राज्यपाल से रिलेटेड। देखो, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल को प्राप्त होती है, बिल्कुल 100% सत्य बात है। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल के पास होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसे 35 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए, यह भी कथन सत्य है। भारत में राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए, उससे बड़ा कितना ही हो, चाहे 150 साल का ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर 35 से छोटा नहीं होना चाहिए। अगला, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। सही बात है, राज्यपाल को राष्ट्रपति कभी भी उसके पद से हटा सकता है। राज्यपाल तब तक अपने पद पर रहता है जब तक राष्ट्रपति चाहता है।
राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में है। संविधान में राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं है। राज्यपाल को केवल और केवल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। बिना किसी कारण के भी राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। सॉरी, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को उसके पद से हटाया जा सकता है। इस प्रकार का कोई जो है वो नियम नहीं है संविधान में उल्लेखित। बात करते हैं 12वें प्रश्न की। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? केंद्र की पूछे तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, या राज्य की पूछी है तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो कोई भी राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है वो अपनी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि विधानसभा में ही उनका चुनाव होता है। इसलिए विधानसभा के सदस्यों में ही उसको विधानसभा के प्रति ही वो उत्तरदायी होती है। अगर मंत्री की बात करें तो व्यक्तिगत रूप से मंत्री राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर व्यक्तिगत रूप से बात करें तो मंत्री राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अन्यथा जो अगर अपन पूरे की बात करें तो विधानसभा के प्रति संपूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। यदि एक मंत्री के विरुद्ध भी विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि उनके पास बहुमत नहीं है और उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो 12वें प्रश्न का उत्तर होगा विधानसभा के प्रति। बात करते हैं 13वें प्रश्न की। निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे? प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन राजस्थान राज्य विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे? हाल ही में जो सेकंड ग्रेड की परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था कि निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष थे। तो आजकल कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि कौन कौन रहे और कौन कौन नहीं रहे। आया कहीं नहीं था, मेरे द्वारा बनाया गया प्रश्न है ये। तो देखो, हीरालाल देवपुरा ये राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। हरिशंकर बावड़ा ये राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। गोपाल सिंह आहोर ये भी राजस्थान राज्य विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। गंगाराम चौधरी ये राजस्थान राज्य विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रहे हैं, लेकिन कभी भी राजस्थान राज्य विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे। नरोत्तम लाल जोशी जो है वो राजस्थान राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। उनके बाद रामनिवास मिर्धा साहब थे वो उसके अध्यक्ष बने। तो निश्चित तौर से ध्यान रखिए कि कौन कौन बना। ये तीनों जो है हीरालाल देवपुरा जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री भी बने और सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री बने। हरिशंकर बावड़ा ये 2 बार अध्यक्ष रहे और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी रहे। गोपाल सिंह आहोर ये भी राजस्थान राज्य विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो कौन कौन अध्यक्ष रहा, कौन कौन नहीं रहा, इसका आपको निश्चित तौर से ध्यान होना जरूरी है। तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य, गलत कथन छांटना है। देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की स्थापना 1977 में की गई, यह सत्य है। यह स्थायी पीठ जयपुर में बनाई गई थी 1977 में। ठीक है, स्थायी पीठ की स्थापना का आदेश राज्यपाल द्वारा किया गया। देखो, राज्यपाल के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो इस प्रकार की काम कर सके, ये असत्य कथन है। इस प्रकार के काम राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। राष्ट्रपति जो है वो उच्च न्यायालय से संबंधित काम करता है, तो यह कथन गलत हो गया। पीठ की स्थापना का आदेश ये सत्य कथन है। पीठ की स्थापना का आदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया। जयपुर पीठ को मुख्य पीठ का दर्जा नहीं है, यह भी सत्य है। यहां जो बात असत्य कथन छाटना था, वह कथन असत्य है, यही वह असत्य हो गया। तो राष्ट्रपति द्वारा इसे जो है वो बनाया गया था। जब राजस्थान में पहली महिला मुख्य सचिव बनी उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? देखो, पहली महिला मुख्य सचिव थी कुशल सिंह, और कुशल सिंह लगभग 2009 में राज्य की मुख्य सचिव बनी। तो 2009 में राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? तो निश्चित तौर से भैरव सिंह जी नहीं थे, मोहनलाल चुकाड़िया नहीं थे, या तो वसुंधरा जी थी या फिर जो है वो अशोक गहलोत थे। देखिए, अशोक गहलोत 1998 से 2003, उसके बाद 2008 से 2013 और उसके बाद 2018 से अब तक मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो बात 2009 की है, तो 2009 इसके बीच में आता है, तो उस समय मुख्यमंत्री थे वर्तमान मुख्यमंत्री गहलोत। यहां वसुंधरा जी की बात करें तो वसुंधरा जी 2003 से 2008 और 2013 से
2018 तक 2 बार राज्य की मुख्यमंत्री रही है। ये आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहे जाते हैं, आधुनिक राजस्थान के निर्माता। और राजस्थान में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले यदि कोई लीडर है तो वो है मोहनलाल सुखाड़िया। ये 17 सालों तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। अगर गहलोत साहब अपना ये कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो 15 तो उनके पास ही 15 सालों तक मुख्यमंत्री बनने का पूरा हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त नहीं रहे? देखो 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। एक तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 के में इसका उल्लेख है। ठीक है, अनुच्छेद 243 के में इसका उल्लेख है। इसका जो चुनाव कराने का काम है वो नगर निकाय व पंचायती राज के ये चुनाव करवाते हैं। ये पंचायती राज के चुनाव करवाते हैं। ठीक है। तीसरा, इसकी स्थापना जुलाई 1994 में, स्थापना जुलाई 1994 में। इसके प्रथम अध्यक्ष थे अमर सिंह राठौड़। प्रथम अध्यक्ष अमर सिंह राठौड़ इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अब प्रश्न यह पूछा है कि कौन आयुक्त नहीं रहे। अब कौन आयुक्त नहीं रहे तो मैं आपको बता दूं, गोविंद शर्मा। ये राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी तो रहे हैं लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे। राज्य निर्वाचन अधिकारी जो होता है वो एक्चुअल में केंद्र सरकार के केंद्रीय निर्वाचन आयोग का अधिकारी होता है। तो यहां जो है वो गोविंद शर्मा इस पद पर नहीं रहे। बाकी इंद्रजीत खन्ना, राम लुबाया और डॉक्टर मधुकर गुप्ता वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त है। वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त। इनके बारे में प्रश्न आया था कि राजस्थान राज्य के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है? ये डॉक्टर मधुकर गुप्ता है। तो निश्चित तौर से इस 16वें प्रश्न का उत्तर ये होगा। आगे चलते हैं 17वां प्रश्न। निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग का परामर्श नहीं लिया जाता है? आरएस में प्रश्न आया था और बढ़िया प्रश्न है कि किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग का परामर्श नहीं लिया जाता? सिविल सेवा के लिए भर्ती पद्धति पर यह सही कथन है। सिविल सेवा में जब भी कोई भर्ती होती है तो राज्य लोक सेवा आयोग का इसमें परामर्श अनिवार्य होता है। दूसरा, सिविल सेवाओं की नियुक्ति के अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर कोई भी नए नियम बनते हैं या पुराने नियमों पर आधार होता है तो उनमें इसका नियम जरूर निश्चित तौर से ध्यान दिया जाता है। बिना राज्य लोक सेवा आयोग की अनुमति के ये काम नहीं किया जा सकता। सिविल सेवाओं में पदोन्नति पर सत्य है, जब भी सिविल सेवकों की पदोन्नति होती है तो राज्य सरकार आरपीएससी से निश्चित तौर पर जो है वो परामर्श करती है। और अंतिम है सिविल सेवाओं के स्थानांतरण पर यह असत्य कथन है। सिविल सेवकों का स्थानांतरण करने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की जो है वो परामर्श लेना जरूरी नहीं है। इनके परामर्श के बिना ही जो है वो लोक सेवकों का जो है वो स्थानांतरण किया जा सकता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, स्थानांतरण के संबंध में आरपीएससी की या यूपीएससी की कोई भूमिका नहीं होती है। तो चलते हैं जल्दी 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है, राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया? देखिए राजस्थान की यदि मैं बात करूं तो राजस्थान में जो लोकायुक्त का पद है वो कब सृजित किया गया? इसकी मैं बात करूं तो राजस्थान में जो लोकायुक्त का पद है वो 1973 में सृजित किया गया। 1973 में इस पद को सृजित किया गया और आईडी दूहा राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। 1973 में प्रथम लोकायुक्त, प्रथम आईडी दूहा जो है वो राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। वर्तमान प्रताप सिंह जी है, वर्तमान जो है वो है प्रताप सिंह, वर्तमान प्रताप सिंह। पहले सज्जन सिंह थे, अब प्रताप सिंह को जो है वो राजस्थान राज्य का लोकायुक्त बना दिया गया। कई बार पूछा जाता है कि लोकायुक्त क्या होता है? लोकायुक्त वो व्यक्ति होता है जो पद पर रहते हुए भी जो है वो
इन लोक सेवकों की या जो क्या नाम कहते हैं इनको, जो राजनीतिज्ञ है उनके जांच कर सकता है, उनके भ्रष्टाचार की जांच कर सकता है, वो लोकायुक्त होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जो लोकायुक्त है उसका राजस्थान में गठन कब किया गया, 1973 में किया गया। केंद्र स्तर पर इसे लोकपाल कहते हैं, परंतु अभी तक भारत में लोकपाल जैसी संस्था को नहीं बनाई नहीं गई है। आगे चलते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा है? देखो 2008 में 3rd ग्रेड का एग्जाम हुआ था, सेम प्रश्न था उसमें। 2008 में यह प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान में किस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा गया है। खमनोर का युद्ध किसने कहा है? सॉरी, ये खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा है। अबुल फजल ने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है। लेकिन जो है आरपीएससी ने अब्दुल कादिर बदायूनी मान लिया था, जबकि अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है। गोगुंदा का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध, ये गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? गोगुंदा का युद्ध कहा है अब्दुल कादिर बदायूनी ने। जबकि कर्नल जेम्स टोड ने जो है वो इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। मेवाड़ की थर्मोपल्ली, थर्मोपल्ली इसे मेवाड़ की कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। तो आ बात जरूर ध्यान रखा कि खमनोर को युद्ध ने जो है वो कौन कहो है? अबुल फजल कहो है। क्योंकि अबुल फजल ने ऐसा एक इतिहासकार है जो आरपीएससी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। परीक्षा में आरपीएससी इससे संबंधित प्रश्न 100% पूछती है। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो इसे खमनोर का युद्ध किसने कहा है? अबुल फजल ने कहा है। और यह युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अकबर की सेना जिसका नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे और राणा प्रताप अपनी सेना का नेतृत्व सम कर रहे थे, उनके मध्य ये युद्ध हुआ था। और युद्ध का परिणाम कुछ नहीं रहा था, युद्ध अनिर्णित रहा था। लेकिन जो है वो युद्ध बहुत ही भारत के इतिहास में और इवन ये विश्व के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को पराजित किया? देखो प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़े। कौन से युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को हराया? देखो बाबर ने राणा सांगा को हराया नहीं, सांगा ने बाबर को हराया। देखो राणा सांगा ने बयाना के युद्ध में, यह बयाना का युद्ध भरतपुर में लड़ा गया था, भरतपुर, और यह 1527 में लड़ा गया था। इस युद्ध में राणा सांगा ने जो है वो बयाना के युद्ध में जो है वो राणा सांगा की बाबर की सेना को पराजित किया था राणा सांगा ने। यह भी प्रश्न आया था 2nd ग्रेड में। खानवा के युद्ध की मैं बात करूं तो 17 मार्च 1527 को, 17 मार्च 1527 को यह युद्ध लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा की सेना के बीच में। लेकिन इस युद्ध में राणा सांगा की विजय, बाबर की विजय हुई थी और राणा सांगा इस युद्ध में पराजित हो गए थे। कारण था राणा सांगा, बाबर के पास जो है वो तुलगमा युद्ध पद्धति थी और उसके पास तोप खाना था जिसका सामना जो है वो राजपूत शासक नहीं कर पाए। इवन यह तो हुआ था कि राजपूतों के पास एक बहुत बड़ी सेना थी और राणा सांगा के बुलावे पर सारे राजपूत युद्ध में शामिल होने आए थे। मैं मारवाड़ से जो है वो मालदेव आया था और सब जगह से आमेर का पृथ्वीराज, इडर से भारमल्ल सब आए थे। लेकिन युद्ध का परिणाम क्या रहा? युद्ध में राणा सांगा जो है वो तोप खाने और तुलगमा युद्ध पद्धति के कारण पराजित हो गए थे। लेकिन प्रश्न यह है कि किस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को हराया था? तो वो है बयाना का युद्ध। अब चलते हैं 21वें प्रश्न की ओर। वह सिपह सालार जिसने शाहजहां ने औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने भेजा था। देखो सबसे पहले तो अपन सटीकता बैठाते हैं कि कौन शाहजहां का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति था। देखो शाहजहां का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति था जोधपुर का महाराज जसवंत सिंह। और क्या जसवंत सिंह ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है। जसवंत सिंह इसका खसम खास था और जसवंत सिंह को ही औरंगजेब के विरुद्ध शाहजहां ने भेजा था। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था, बाद में यह शाहजहां के नाम से शासक बना और इसने जसवंत सिंह को 7000 का मनसब दिया, 7000 का मनसब प्रदान किया था। जसवंत सिंह को एक बहुत बड़ा मनसब होता है। मिर्जा राजा जय सिंह ये आमेर के शासक थे, आमेर के शासक थे और मुगल के 3 मुगल बादशाहों का काल देखा, 3 मुगल बादशाहों का काल देखा, 3 मुगल बादशाहों का काल देखने वाले ये एकमात्र शासक है। और तीनों ही बहुत बड़े बड़े शासक हुए थे। 3 बड़े शासकों का काल जो है वो इसने देखा था। जहांगीर, उसके बाद शाहजहां और औरंगजेब, 3 मुगल शासकों का जो है वो समकालीन थे। मिर्जा राजा जय सिंह, करण सिंह, अनूप सिंह बीकानेर के शासक थे।
और करण सिंह जो है, करण सिंह मेवाड़ के शासक थे। ये मेवाड़ के शासक थे, राणा अमर सिंह के पुत्र और राणा प्रताप के ये पुत्र थे। तो ये था, और इसमें प्रश्न जो पूछा है उसका उत्तर हो गया जसवंत सिंह। जसवंत सिंह मारवाड़ के शासक थे, मारवाड़ के शासक थे महाराजा जसवंत सिंह, और इन्हें औरंगजेब महाराज की उपाधि प्रदान की थी। किसने? शाहजहां ने इन्हें महाराज की उपाधि प्रदान की थी। आगे चलते हैं 22वें प्रश्न की ओर। मालदेव के दो सेना नायक जो शेरशाह के विरुद्ध गिरी सोमेल के युद्ध में लड़े थे। देखो, गिरी सोमेल का युद्ध होता है 1544 ईस्वी में। 1544 ईस्वी में गिरी सोमेल का युद्ध होता है। युद्ध हुआ था मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच। शेरशाह सूरी को पता नहीं था कि मालदेव कितना खतरनाक व्यक्ति है। बिना पता किए ही घमंड में शेरशाह सूरी युद्ध करने आ गया। लेकिन जब वो युद्ध स्थल पर देखा तो उसने देखा कि मालदेव की सेना बहुत खतरनाक है और वो मालदेव उसे पराजित कर सकता है। लेकिन युद्ध हुआ, युद्ध में कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई और मालदेव अपनी आधी सेना लेकर चला गया। और मालदेव के दो महान सेनापति जेता और कुंपा को युद्ध में अकेले ही लड़ना पड़ा। दोनों ने युद्ध में लड़े, लेकिन वो शेरशाह सूरी के सामने पराजित हो गए। और शेरशाह सूरी ने इस गिरी सुमेल के युद्ध के बाद में एक उक्ति कही थी, जिससे पता चलता है कि उसे ये युद्ध जीतने में कितनी जो है वो कितना जोर आया था। उसने युद्ध के बाद कहा था कि मैंने एक मुट्ठी बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी होती, क्योंकि भी खोड़ मारवाड़ में खाली बाजरो ही तो बीटे में और क्या हो। तो ये वास्ते शेरशाह सूरी को बहुत धोखा हुआ था कि वो लगभग हार गया था। उसे पता नहीं था कि वो हिंदुस्तान की बादशाहत खो देगा। लेकिन ये तो मालदेव का भला हो कि वो जो है वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण चला गया, नहीं शेरशाह सूरी उसी समय पराजित हो जाता। लेकिन समय की बात है। गोरा और बादल ये मेवाड़ के योद्धा हैं और ये राव रतन सिंह के समय के थे। रावल रतन सिंह के समय, रावल रतन सिंह, रानी पद्मिनी की आपने नाम सुना होगा, उसके थे। और ये रणमल और रतिपाल दो गद्दार है, ये हमीर के सेना नायक थे। और ये जो है इन्हीं की वजह से जो है वो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो रणथंबोर के दुर्ग में घुसने में कामयाब हो पाया था। दोनों गद्दार थे, ये दोनों बहुत वीर थे ये, और ये गद्दार था। तो निश्चित तौर से अपने को दो बात जेता और कुंपा का ध्यान रखना है। 1544 के गिरी सुमेल युद्ध में ये लड़े थे। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? जिस चौहान शासक ने अजमेर की स्थापना की थी उसी ने इसे अपनी राजधानी बनाया। और अजमेर की स्थापना का प्रश्न आया था, अजय राज ने इसे अपने राज्य की सबसे पहले राजधानी बनाया था। अजमेर की स्थापना की और अजय राज ने जो है वो तारागढ़ दुर्ग, जिसे अजय मेरू दुर्ग के नाम से जाना जाता है, तारागढ़ दुर्ग, इसे गढ़बीठली भी कहा जाता है। गढ़बीठली, गढ़बीठली दुर्ग जो है वही तारागढ़ का दूसरा नाम है। इस दुर्ग को जो है वो इसी ने बनवाया था। हाल में तो यह दुर्ग बहुत ही जो है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। विजयराज चतुर्थ की बात करें तो इसे बिसल देव कहा जाता था, बिसल देव कहा जाता था। इसने बिलासपुर नामक एक नगर की स्थापना की थी। इसके काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहते हैं, चौहानों का स्वर्ण काल, चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। और यह आ गए पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इन्होंने दो युद्ध लड़े थे मोहम्मद गोरी के साथ। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध ये 1191 में, और तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध ये 1192 में लड़ा था। एक युद्ध जो है वो पृथ्वीराज चौहान जीते थे, दूसरा युद्ध हार गए थे। पहले युद्ध के बाद जो है वो भागते हुए गोरी का यदि सामना कर लेते या भागते हुए गोरी का पीछा कर लेते तो निश्चित तौर से भारत का इतिहास बदल जाता, क्योंकि तराइन के दूसरे युद्ध के बाद ही भारत में मुसलमानों की सत्ता कायम हुई थी। और जो पृथ्वीराज चौहान थे वो अंतिम हिंदू शासक थे दिल्ली के। उसके बाद गोविंदराज, ये गोविंदराज जो है वो पृथ्वीराज चौहान के पुत्र थे और इन्होंने चौहानों की रणथंबोर शाखा, रणथंबोर शाखा के संस्थापक, रणथंबोर शाखा के संस्थापक कहे जाते हैं। इन्होंने जो है वो रणथंबोर शाखा की स्थापना की थी। आगे बात करते हैं 24वें प्रश्न की। अलाउद्दीन ने रणथंबोर पर आक्रमण किया क्यों?
प्रश्न ये पूछा है कि अलाउद्दीन ने रणथंबोर पर क्यों आक्रमण किया, उसका कारण क्या था। देखिए रणथंबोर का अलाउद्दीन के समय सेनापति था, सेनानायक था रणथंबोर का, या राजा था राजा हमीर था। राजा हमीर क्या है कि राजा हमीर ने जो अलाउद्दीन के 2 विद्रोही सेनानायक थे उनको जो है वो अपने यहाँ शरण दी थी। हमीर हट इसी से तो रिलेटेड पुस्तक है, तो उसने उनको शरण दी थी। उस वजह से क्या हुआ था कि अलाउद्दीन ने उस पर आक्रमण किया था, क्योंकि हमीर ने सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी, इसीलिए ये युद्ध लड़ा गया था। हमीर के समय जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में आक्रमण किया था, और उस समय वहां की रानियों ने जल जोहर किया। जल जोहर ये राजस्थान का संभवतः पहला जोहर माना जाता है, और वो भी जल जोहर था। इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, और रंगदे जो हमीर की पत्नी थी उनके नेतृत्व में इस जल जोहर का आयोजन किया गया। हमीर युद्ध में बहुत ही जो है वो वीरता के साथ लड़ता हुआ मारा गया, और युद्ध के बाद जो है वो अलाउद्दीन ने रणथंबोर पर अधिकार कर लिया। एक नाम देखिए जलालुद्दीन, ये जलालुद्दीन अलाउद्दीन का चाचा था और उसका ससुर भी था। इसकी अलाउद्दीन ने हत्या कर दी थी। इसने भी एक बार 1291 के आसपास रणथंबोर पर हमला किया था, लेकिन वो हमला कामयाब नहीं हुआ था। हमीर पर अलाउद्दीन का हमला भी कामयाब नहीं होता, लेकिन रणमल और रतिपाल नामक 2 गद्दारों ने जो है वो हमले में उसका साथ दिया, जिस वजह से ये मामला उल्टा हो गया। बाकी जलालुद्दीन हारकर चला गया था, और खीस में जलालुद्दीन ने कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को भी मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, और वहां से कल्टी मार गया और चला गया। आगे बात करते हैं राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान अध्यक्ष है गोपाल कृष्ण व्यास। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में टोटल सदस्यों की संख्या होती है 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है एक कमेटी की सिफारिशों के आधार पर। अभी 2nd ग्रेड में यह प्रश्न आया था कि कितने सदस्य होते हैं, तो 1 अध्यक्ष 2 सदस्य होते हैं, और वर्तमान अध्यक्ष जो है वो है गोपाल कृष्ण व्यास। तो ये 25वां प्रश्न। आगे चलते हैं। आज की क्लास में इतने ही 25 प्रश्न है। आज की क्लास जो है वो देखने के लिए धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही जो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।